बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक एंड इट्स द लास्ट टॉपिक ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स वन। ठीक है, दैट इज द एक्सरेज। ठीक है, किसके बारे में बात करते हैं? एक्सरेज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप बात करें प्रोडक्शन ऑफ द एक्सरे, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि आपके पास जो एक्सरेज होती है, ठीक है, जो एक्सरेज होती है इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और इनका जो वेवलेंथ का रेंज होता है वो 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर के, ठीक है, 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में। ठीक है, इट इज द रेंज। ठीक है, इनकी किसके वेवलेंथ का। ठीक है, इट इज द रेंज ऑफ द वेवलेंथ। ठीक है, तो जो जो भी रेडिएशन इसके अंतर्गत आएंगी वो क्या आपके पास होती हैं? इट इज द एक्सरेज। ठीक है, तो इसके वेवलेंथ का जो रेंज होता है वो आपके पास कहाँ से कहाँ तक होता है? 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 100 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 100 एंगस्ट्रॉम तक। पहली बात जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, इनकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा होती है एक्सरेज की। ठीक है, अगर आप प्रोडक्शन के लिए इनके लिए बात करो, ठीक है, तो इट इज अ सेटअप। ठीक है, ये आपके लिए क्या है? इट इज अ फिलामेंट। ठीक है, ये आपके लिए क्या है? इट इज अ फिलामेंट। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है? ये कैथोड है। ठीक है, ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, बैटरी अगर पोलैरिटी देखो ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो कैथोड को क्या किया जाता है कि फिलामेंट के थ्रू क्या किया जाता है? इसको गर्म किया जाता है। ठीक है, तो उसके थ्रू क्या होता है जब आप इसको हीट करोगे कैथोड को, ठीक है, यूजिंग द फिलामेंट, तो ये जब हीट होता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। और यहाँ पर आपके लिए जो एनोड है, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखो ना, यहाँ पर एक मेटल की प्लेट लगी हुई होती है और उसको स्लाइड करके रखा जाता है। ठीक है, इसको यहाँ पर थोड़ा सा मैंने स्लाइड दिखाया ना, इसे थोड़ा सा स्लाइड करके यहाँ से रखा जाता है। ठीक है, तो जब आपने फिलामेंट के थ्रू इस कैथोड को हीट किया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन जब जा करके यहाँ से टकराते हैं, ठीक है, तो यहाँ से क्या होती है? आपकी एक्स रे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इट इज एक्स रेज। ठीक है, ये आपके लिए क्या है? एक्स रेज है। और यहाँ पर आप ये जो मेटल यूज करते हो, ठीक है, ये जिस मेटल का प्लेट होगा ना, ये जिस भी मेटल का प्लेट होगा, ठीक है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी आपके लिए होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी तो आपके लिए क्या होनी चाहिए कि उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होनी चाहिए। और दूसरी बात, ठीक है, यहाँ पर जो आपके पास मेटल प्लेट है उसका एटॉमिक नंबर भी क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, हायर एटॉमिक नंबर। तो ये आप याद रखना कि यहाँ पर जिस भी मेटल का आप प्लेट यूज करोगे उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है और उसकी एटॉमिक नंबर भी क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अगर टकराते हैं इस मेटल पे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, एक ट्यूब लगा हुआ है। ठीक है, ये एक ट्यूब लगा हुआ है जिसमें से क्या होता है? कोल्ड वाटर का सप्लाई किया जाता है। ठीक है, कोल्ड वाटर। तो एक्सरे को चलाने के लिए ना बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। तो जहां पर भी आप एक्सरे कराने के लिए जहां पर मशीन लगी होती है ना, जनरली उसके बगल में आप देखोगे वो इलेक्ट्रिसिटी का आपका लगा होगा। ठीक है, और ये जनरली एसी वोल्टेज से ही चलता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि ये देखो यहाँ से एक्सरे प्रोड्यूस हुई ना। अब जिस चीज का आपको एक्सरे लेना है, ठीक है, यहाँ पर आप क्या करो उसको बिठा दो या फिर जो भी जिससे जिस जिस चीज का भी एक्सरे लेना है यहाँ पर उसको क्या करते हैं? बेसिकली पुट कर देते हैं और उसका एक्सरे यहाँ पर ले लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपके लिए सेटअप होता है प्रोडक्शन ऑफ द एक्सरेज के लिए, जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, और ये जो ट्यूब है इसको आप बोलते हो इट इज द कोलिक ट्यूब। ठीक है, कोलिक ट्यूब। ठीक है, इसका नाम है इट इज अ कोलिक ट्यूब, जिसमें एक्सरे आप क्या करते हो? प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो आपके पास वोल्टेज होता है ना, इट इज जनरली ग्रेटर देन द 50 वोल्ट। ठीक है, 50 वोल्ट से थोड़ा सा ज्यादा ही आप यहाँ पर वोल्टेज रखते हो। ठीक है, अप्रोक्सीमेट या फिर इक्वल या फिर ग्रेटर देन द 50 वोल्ट की आपके यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन ऑफ द एक्सरेज के लिए होता है बस। ठीक है, बस आप याद रखना। ठीक है, मेन तो आपके लिए ये पहली बात कि जो एक्सरेज का रेंज होता है कहाँ से कहाँ में होता है, और जो आप मेटल प्लेट यूज करते हो उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होनी चाहिए और उसका एटॉमिक नंबर भी क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और ये सेटअप है आपके लिए। ठीक है, इसको आप एनसीईआरटी भी प्रीफर कर सकते हो और अच्छे तरीके से समझने के लिए। ठीक है, क्योंकि बोर्ड में आता है। ठीक है, तो आपको बोर्ड में ये पूरे डायग्राम को बना करके आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आप एनसीईआरटी प्रीफर कर लेना। यहाँ पर बस आप समझ लो कि ये कैथोड है, ये आपके पास एनोड है। ठीक है, फिलामेंट के थ्रू आप इसको हीट करते हो तो इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास जो एक मेटल प्लेट होती है इसको आप थोड़ा स्लाइड करके यहाँ पर रखते हो तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाकर के कोलाइड करते हो। तो क्या आपके पास होता है? यहाँ से एक्सरे क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। और नीचे एक प्लेट लगी होती है जिस भी चीज का आपको एक्सरे लेना है यहाँ पर आप क्या कर दो? उसको पुट कर दो। ठीक है, यहाँ पर क्या कर दो? आप उसको क्या कर दो? पुट कर दो और उसकी एक्सरे ले ली जाएगी। ठीक है, और उसकी एक्सरे क्या हो जाएगी? वो ले ली जाएगी।
ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, इसीलिए इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ से आप क्या करते हो, कोल्ड वाटर की भी सप्लाई करते हो। ठीक है, एक्सरे मशीन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, बाय द वे, ठीक है, आपको तो बस ये याद रखना है कि वेवलेंथ का रेंज क्या होता है और आपके पास जो मेटल प्लेट आप यूज करते हो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। अब अगर आप नेचर ऑफ एक्सरेज के लिए बात करो, नेचर ऑफ एक्सरेज, ठीक है, नेचर ऑफ एक्सरेज, ठीक है, तो जो नेचर ऑफ एक्सरेज होता है बेसिकली डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। ठीक है, डिपेंड्स ऑन कौन कौन से, सबसे पहला होता है करंट इन फिलामेंट। ठीक है, करंट इन फिलामेंट, ठीक है, तो करंट इन फिलामेंट, और दूसरा आपके पास क्या होता है, वोल्टेज बिटवीन, ठीक है, वोल्टेज बिटवीन फिलामेंट एंड एनोड। वोल्टेज बिटवीन फिलामेंट एनोड। अब आप यहां से अगर समझो ना, अगर आपने फिलामेंट में करंट को बढ़ाया तो अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। ठीक है, अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, ठीक है, अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे तो यहाँ से ज्यादा एक्सरे प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, यहाँ पर ज्यादा एक्सरे प्रोड्यूस होंगी, समझ रहे हो, मतलब डिपेंड करता है ना आपको कितने चीज का एक्सरे लेना है। ठीक है, अगर एक हड्डी टूटी है तो ठीक है, ठीक है, अगर पूरा शरीर फ्रैक्चर तो आपको ज्यादा नंबर ऑफ एक्सरे सही। ठीक है, तो वहां पर आप क्या करना पड़ेगा, फिलामेंट में करंट को इंक्रीज कराना पड़ेगा कि ज्यादा नंबर ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस हो। तो अगर आप करंट इन फिलामेंट अगर आप इंक्रीज करोगे तो उससे क्या होता है, उससे क्वांटिटी कंट्रोल होती है एक्सरेज की। ठीक है, क्या कंट्रोल होती है, उससे क्वांटिटी क्या होती है, कंट्रोल होती है। ठीक है, और जब आप वोल्टेज बढ़ाओगे, ठीक है, जब आप वोल्टेज की बात करोगे बिटवीन द फिलामेंट एंड द एनोड, ठीक है, तो उससे क्या होता है, आपके एक्सरेज की क्वालिटी कंट्रोल। देखो एक्सरेज तो उतने ही प्रोड्यूस होंगे, लेकिन जब आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ एक्सरेज तो वही है, लेकिन वोल्टेज बढ़ाने से क्या होगी कि एक्सरेज की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो बेसिकली ये क्या करती है, ये क्वालिटी कंट्रोल करेगी अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो। ठीक है, और इसमें आपने क्या रखा है, करंट को कांस्टेंट रखा है। ठीक है, नंबर ऑफ एक्सरेज तो अभी भी उतने ही है। ठीक है, लेकिन अगर आपने वोल्टेज को बढ़ा दिया तो उन क्या होगा, अब ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपके पास क्या होंगी, एक्सरे प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, तो ये किसको कंट्रोल करती है, इट इज द क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, ये एक्स रेज के क्वालिटी को कंट्रोल करेगी। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, तो ये आपके पास नेचर ऑफ एक्सरेज होता है। ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि अगर आप फिलामेंट में करंट को इंक्रीज करोगे तो उससे क्वांटिटी कंट्रोल होता है एक्सरेज का, और अगर आप वोल्टेज बिटवीन द फिलामेंट एंड एनोड को बढ़ाओगे तो उससे क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल होता है। ठीक है, अच्छा, अब अ, एक चीज आप और याद रखना कि हार्ड एक्सरेज एंड सॉफ्ट एक्सरेज, ठीक है, कभी कभी पॉइंट के रूप में पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि हार्ड एक्सरेज एंड सॉफ्ट एक्सरेज, ठीक है, तो थोड़ा सा इनके बारे में आइडिया आपके पास होना चाहिए। हार्ड एक्सरेज का मतलब क्या है कि इनका जो पेनिट्रेशन पावर होगा वो ज्यादा होगा ना, मतलब कि बेसिकली जब जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सरेज होंगी उनका पेनिट्रेशन पावर उतना ही ज्यादा हो। ठीक है, लाइक मान लो कि अगर आपको एक एलिफेंट का अगर एक्सरे निकालना है तो बेसिकली आपको एक्सरेज ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो वहां पर आपको वोल्टेज बिटवीन द फिलामेंट एंड द एनोड को इंक्रीज करना पड़ेगा, आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सरेज की रिक्वायरमेंट होगी एक, ठीक है, एलिफेंट का एक्सरे लेने के लिए। ठीक है, तो अगर आपके पास हार्ड रेज है तो उसका जो पेनिट्रेशन पावर होगा वो क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, हाई पेनिट्रेशन पावर। ठीक है, हाई पेनिट्रेशन पावर। ठीक है, और अगर आपके पास सॉफ्ट एक्सरेज है तो उसका जो पेनिट्रेशन पावर होगा वो क्या होगा, लो होगा। दूसरी बात, अगर आप इनके वेवलेंथ के रेंज के लिए बात करो, ठीक है, अगर आप वेवलेंथ के रेंज का बात करो, ठीक है, तो अगर आप हार्ड हार्ड एक्सरेज के लिए बात करोगे तो वो होता है 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और अगर आप सॉफ्ट एक्सरेज के लिए बात करोगे तो वो आपके लिए होता है 10 एंगस्ट्रॉम से कहाँ तक, हाँ बिल्कुल 100 एंगस्ट्रॉम तक, क्योंकि एक्सरेज जो आपके पास एक्सरेज होती है उनके वेवलेंथ का रेंज ही कहाँ से कहाँ तक होता है, 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर आप इनके फ्रीक्वेंसी के लिए बात करोगे, ठीक है, अगर आप इनके फ्रीक्वेंसी के लिए बात करोगे, ठीक है, तो जो आपके पास हार्ट रेज है, ठीक है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर होता है वो अप्रोक्सीमेट 10 टू पावर 18 हर्ट्ज होता है।
ठीक है, और सॉफ्ट रेज का कितना होता है 10⁻16 हर्ट्ज। ठीक है, और अगर आप एनर्जी के लिए बात करो, ठीक है, एनर्जी के लिए बात करो तो इसका एनर्जी अप्रोक्सीमेट 10⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होता है, और सॉफ्ट रेज का कितना होता है 10⁻² इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होता है। ठीक है, तो ये एक और पॉइंट होता है, ठीक है, जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, हार्ड एक्सरेज एंड सॉफ्ट एक्सरेज। ठीक है, कभी ये पूछा गया है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद देखना, आपकी जो एक्सरेज होती है ना, एक्सरेज, ठीक है, एक्सरेज जो होती है ये दोनों नेचर को शो करती है। ठीक है, क्या बोला मैंने, ये दोनों नेचर के शो करती है। ये पार्टिकल नेचर भी शो करती है, ठीक है, और ये वेव नेचर भी शो करती है। ये पार्टिकल नेचर भी शो करती है और ये वेव नेचर भी शो करती है। पार्टिकल नेचर शो करती है मतलब इससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आप एक्सपेरिमेंट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इट इज ए पार्टिकल नेचर, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली था इसीलिए कि वहां पर आपको लाइट को एज ए पार्टिकल नेचर वो प्रूफ करता था। ठीक है, और अगर इसमें वेव नेचर भी है तो ये और जो आपके पास फिनोमिना होते हैं लाइट, लाइक आपके पास रिफ्लेक्शन हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, एक्सरेज उनको भी शो करेगी। ठीक है, आपकी जो एक्सरेज है ये इनको भी शो करेगी। तो एक्सरेज में दोनों नेचर होते हैं, इसमें पार्टिकल नेचर भी होता है और उसमें वेव नेचर भी होता है। ठीक है, अब एक चीज और, ठीक है, जैसे ये आपके लिए एनर्जी लेवल्स हैं। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं इसको नेक्स्ट पेज में लेता हूँ, देखना इसको ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके लिए क्या है, एनर्जी लेवल्स। ठीक है, ये आपके लिए n = 1 हो गया, ये आपके लिए n = 2 हो गया, ये आपके लिए n = 3 हो गया, ये आपके लिए n = 4, ये n = 5 और ये n = 6। आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको तो ये पहले पता करो कि ये K सेल होता है, ये L होता है, ये M होता है, ये N होता है, ये O होता है और ये P होता है। ठीक है, अब अगर कभी आपको ऐसा लिखा हुआ मिल गया, मान लो के बीटा टाइप, ठीक है, आपकी जो एक्सरेज है वो के बीटा टाइप, इसका क्या मतलब है के बीटा टाइप? के बीटा टाइप का मतलब ये है, सबसे पहली बात तो जो एक्सरेज है, ठीक है, जो एक्सरेज है, ठीक, अब देखो होता है कि ना, जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाके जब इससे कोलाइड करता है, ठीक है, तो ये क्या करता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उनके इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन करा देता है फ्रॉम N1 टू N2। ठीक है, तो इससे करस्पॉन्डिंग आपको वेवलेंथ भी मिलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये वही है, यहाँ पर ट्रांजिशन की बातें चलने वाली है। ठीक है, तो आप तो यहाँ पर देखो, अगर कभी के बीटा टाइप मिल गया, इसका सबसे पहला मतलब तो ये है कि के बीटा टाइप की जो एक्सरेज आई है, ठीक है, वो उस इलेक्ट्रॉन की वजह से आई है जो कि के सेल में गिरा है। किस इलेक्ट्रॉन की वजह से आई है के बीटा टाइप का एक्सरेज? जो के सेल में गिरा है। तो एक चीज तो कंफर्म हो गया कि ये गिरा तो के सेल में है। अब कहाँ से गिरा है? दूसरी बात तो है, क्योंकि आपको N1 और N2 दोनों चाहिए वेवलेंथ निकालने के लिए। ठीक है, तभी आप 1/λ = RZ², 1/N1² आप करोगे। ठीक है, तो के देखकर आपको समझ में आना चाहिए कि ये एक्सरेज उस इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रोड्यूस हुई है, मतलब उस इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की वजह से प्रोड्यूस हुई है जो इलेक्ट्रॉन के सेल में गिरा है। ठीक है, अब कहाँ से गिरा है? तो यहाँ पर एक आपको वर्ड दिख रहा है बीटा। बीटा का क्या मतलब, उसको समझो। बीटा का मतलब ये है कि अगर ये के सेल हो गया तो यहाँ से अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन आएगा तो अल्फा, और यहाँ से आएगा तो बीटा। ठीक है, तो ये आपके लिए कौन सी हो जाएगी? के बीटा। ठीक है, ये आपके लिए कौन सी हो जाएगी? के बीटा। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं कि ये, ठीक है, अगर मैं इसके लिए बात करूं तो ये, इसका आप क्या नाम रखोगे? तो आप ये देखो, ये गिरी किस में है? के में। और कहां से गिरी है? तो ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, तो ये आपके लिए हो जाएगा के गामा। ठीक है, ये आपके लिए क्या हो जाएगा? ये आपके लिए हो जाएगा के गामा। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं ये, ठीक है, अगर मैं इसके लिए बात करूं, इसका क्या नाम होगा? तो एल सेल में गिरी है तो एल, कहां से गिरी है? देखो अल्फा बीटा गामा, तो ये हो गया एल गामा। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा डेल, इससे ऊपर वो जाने वाला भी नहीं है, बेसिकली वो तो अल्फा बीटा गामा में ही खेलेगा। ठीक है, तो ये आपको देख करके पता होना चाहिए कि के बीटा लिखा है। के बीटा लिखने का सीधा सा मतलब ये है कि जो ट्रांजिशन हुआ है, ठीक है, जो ट्रांजिशन हुआ है वो n = 3 से कहाँ हुआ है? n = 1 में हुआ है। ठीक है, अगर कभी एल बीटा लिखा हुआ है, एल बीटा क्या मतलब हो गया?
एल का मतलब ये, बीटा का मतलब ये, ना तो ये आपके लिए क्या हो गया, एल बीटा हो गया। ठीक है, तो अगर एल बीटा लिखा हुआ है तो आपको समझ में आना चाहिए कि एन इक्वल टू 4 से कहाँ ट्रांजिशन हुआ है, एन इक्वल टू 2 में हुआ है। ठीक है, तो किस टाइप की एक्स रेज है लिखी हुई है उसको देख करके आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, कि ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ में हुआ है। और सिंपली आप क्या करोगे, 1/लैम्डा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, 1/n1 का स्क्वायर और -1/n2 का स्क्वायर, या फिर आप एनर्जी गैप देख करके भी वेवलेंथ बता सकते हो। ठीक है, डेल्टा इक्वल टू fc/लैम्डा। ठीक है, तो ये चीज, ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जिस टाइप की के बीटा, के गामा, ठीक है, के अल्फा, के बीटा जो भी लिखा हो उसको देख करके आपको n1 और n2 की वैल्यू ढूंढना आना चाहिए कि ये अगर एक्सरेस प्रोड्यूस हुई है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन किस सेल से किस सेल में हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब देखो, अब बात करते हैं दैट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरेज। ठीक है, अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरेज के लिए, ठीक है, तो ये क्या होता है, बेसिकली ये किया जाता है ना कि किसी भी मेटल के हार्डनेस और सॉफ्टनेस को पता करने के लिए। ठीक है, तो जैसे अगर आपके पास इट इज अ मटेरियल, ठीक है, अगर आपके पास ये एक हार्ड मटेरियल है, ठीक है, और इसमें से आपके पास ये एक्सरेज है, ठीक है, इट इज एक्सरेज। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक्सरेज है। ठीक है, अगर इनकी इंटेंसिटी लेट आई नॉट है, ठीक है, अगर इनकी इंटेंसिटी क्या है, आई नॉट है, ठीक है, तो जब यहां से आपके पास ये एक्सरेज बाहर निकलेंगी तो इसकी इंटेंसिटी कुछ घट जाएगी, क्योंकि कुछ इंटेंसिटी तो इसके द्वारा क्या कर लिया गया होगा, एब्जॉर्ब कर लिया होगा। ठीक है, तो हम आई नॉट एंड आई का डिफरेंस पता कर लेते हैं बेसिकली इससे। ठीक है, तो मटेरियल की हार्डनेस और सॉफ्टनेस, ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में हमको आइडिया हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली आपको अगर किसी मटेरियल का प्लेट है, ठीक है, किसी मटेरियल की अगर आपको प्रॉपर्टी पता करनी हो, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, ठीक है, तो उसके लिए आप बेसिकली ये यूज करते हो और कुछ नहीं। ठीक है, तो बस आप ये याद रखना कि इट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ द एक्सरेज। इसमें पूछा क्या जा सकता है कि अगर आपके पास ये प्लेट है, ठीक है, आपके पास ये क्या है, प्लेट है, ठीक है, ये आपके पास प्लेट है, ठीक है, और ये आपकी एक्सरेज। ठीक है, तो बेसिकली आप ये देखो कि अगर आपकी एक्सरेज, ठीक है, अगर आपकी एक्सरेज को ये डीएक्स लेंथ मूव की, ठीक है, अगर वो इस डीएक्स लेंथ को मूव की और उसकी जो इंटेंसिटी में ड्रॉप हुआ दैट इज द डी आई। ठीक है, तो ये जो डी आई होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएक्स एंड इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, और यहाँ पर एक माइनस साइन भी आएगा, क्यों, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए अगर आप इस पॉइंट की इंटेंसिटी के बारे में बात करो, अगर आप इस पॉइंट की इंटेंसिटी के बारे में बात करो तो जो 2 की इंटेंसिटी होगी वो 1 से ज्यादा होगी, है ना। तो जब आप डेल्टा आई करोगे I2 - I1 तो ये नेगेटिव आएगा, तो इसीलिए यहाँ पर एक माइनस का साइन भी आएगा। तो मैं यहाँ से ये भी लिख सकता हूँ कि डी आई डिवाइड बाई आई इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डी एक्स। ठीक है, और यहाँ से प्रोपोर्शनल हटा करके हम एक कांस्टेंट लिख देते हैं दैट इज द म्यू। ठीक है, म्यू तो हो जाएगा माइनस का म्यू डीएक्स। ठीक है, तो बेसिकली आप इसको डिफरेंशिएट कर लो। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो इक्वेशन बन के आ जाएगी इट इज द आई नॉट। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना, 1/i कितना हो जाएगा, लॉग आई, और वहां पर कितना हो जाएगा, माइनस का म्यू इंटू एक्स। फिर जब आप एंटी लॉग लोगे तो ये कितना आपके पास हो जाने वाला है। ठीक है, आप इसको इंटीग्रेट करोगे आई नॉट से आई ना, पहले आई नॉट था फिर कितना हो गया, आई हो गया, और ये इसकी प्लेट थिकनेस एक्स आप ले लो। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाने वाला आई नॉट और ये हो जाएगा ई टू पावर माइनस म्यू और इंटू का एक्स। ठीक है, तो ये इक्वेशन है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब ये जो म्यू है ना, ये जो म्यू है बेसिकली म्यू इट इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है विच गिव्स द आइडिया अबाउट द हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। ठीक है, इससे आपको हार्डनेस और सॉफ्टनेस के बारे में पता चलेगा, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो ये होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरेस। ठीक है, अब दूसरी बात कि अब यहाँ पर हम बात करते हैं कंटिन्यूअस एक्सरेस, ठीक है, और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, तो अगर हम कंटीन्यूअस एक्सरेज और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, तो सबसे पहले अगर आप बात करें कंटीन्यूअस एक्सरेज तो बेसिकली आपको एक यहाँ पर ग्राफ को रीड करना आना चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, कि अगर आपके पास एक ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूं इंटेंसिटी, ठीक है, और वेवलेंथ के बीच में, ठीक है,
अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में, तो जैसे अगर मान लो कि ये अगर कोई पॉइंट है, तो ये पॉइंट से आप क्या समझ सकते हो, मतलब आपने एक ग्राफ यहाँ पर प्लॉट किया, ठीक है, और उस ग्राफ में इस पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगी कि जिन जिन एक्सरेज की वेवलेंथ ये वाला होगा, ठीक है, यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग कुछ तो वेवलेंथ होगा ना, तो जिनकी जिनकी वेवलेंथ ये होगी, उनकी जो इंटेंसिटी होगी उस इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग वो ये होगी। सिंपल सी मतलब है ना, कि जिस जिस एक्सरेज का ये वाला वेवलेंथ होगा, ये पार्टिकुलर वेवलेंथ होगा, उनकी इंटेंसिटी ये होगी। ठीक है, अच्छा, ठीक है, सिंपल, ठीक है। और इसके लिए जो ग्राफ बनता है कंटिन्यूअस एक्सरेज का, वो ग्राफ आपके लिए कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, कंटिन्यूअस एक्सरेज का जो ग्राफ होता है, इट इज समथिंग लाइक दैट। ठीक है, वो कुछ आपके लिए ऐसा बनता है। ठीक है, और ये आपके लिए क्या होता है, इट इज द लैम्डा मिनिमम। ठीक है, ये क्या है, लैम्डा मिनिमम। इसका मतलब कि अगर वेवलेंथ इससे कम हुई, ठीक है, अगर वेवलेंथ इससे कम हुई तो आपका एक्सरेज प्रोड्यूस ही नहीं होने वाला। ठीक है, अगर वेवलेंथ आपके पास इससे कम होगी तो आपके पास जो एक्सरेज होगा वो क्या होगा, प्रोड्यूस ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस एक्सरेज है। ठीक है, ये ग्राफ है और कुछ नहीं, दैट इज आपको पता होना चाहिए। इट इज द कंटिन्यूअस एक्सरेज। ठीक है, और जब ये ग्राफ प्लॉट हुआ ना, तो उसमें बेसिकली कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक्स भी दिखी। ठीक है, ऐसी करेक्टरिस्टिक्स भी आपको वहां पर देखने को मिलती है। इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में ही ग्राफ है। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रही है ना, ये जो आपको दिख रही है पीक, इनको ही हम क्या बोलते हैं, इट इज द करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इनको ही हम क्या नाम देते हैं, इट इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एक्स रेस। ठीक है, करेक्टर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स रेस। अब ये आपके लिए क्या है, बेसिकली ये कुछ नहीं, जो अभी आपने के अल्फा के बीटा के लिए बात किया ना, ये वही है। ठीक है, ये वही है। ठीक है, जैसे मैं, ये आपके लिए के अल्फा है और ये आपके लिए के बीटा है। ठीक है, कैसे इसको मैंने के अल्फा और के बीटा बोल दिया, ठीक है, उसके बारे में आप थोड़ा समझना। ठीक है, अगर मैंने इसको के अल्फा और के बीटा बोला तो कैसे बोला। ठीक है, तो सिंपली कुछ नहीं, अगर आप इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ देखो, अगर आप इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ देखो, तो अगर आप इसको लैम्डा 1 बोलो, अगर आप इसको लैम्डा 2 बोलो, तो एक चीज तो श्योर हो ना आप, कि आपका जो लैम्डा 2 है वो ग्रेटर देन लैम्डा 1 है। ठीक है, अगर लैम्डा 2 ग्रेटर देन लैम्डा 1 है, तभी आप ये लिखते हो ना, डेल्टा ई इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, है कि नहीं। तो इसका मतलब कि अगर इसका वेवलेंथ ज्यादा है के अल्फा, अगर के अल्फा का वेवलेंथ ज्यादा है, ठीक है, अगर इसका वेवलेंथ ज्यादा है, तो इसका मतलब कि इसका जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, सिंपल सी कहानी है कि जो डेल्टा ई की अल्फा होगा, ठीक है, जो डेल्टा ई आपके पास के अल्फा होगा, बेसिकली इट विल बी द लेस देन डेल्टा ई के बीटा, है ना, तभी तो आपके पास लैम्डा 2 ग्रेटर देन लैम्डा 1 आया है कि नहीं। और ऐसा होगा भी, बिल्कुल देखो आप, अगर आप यहाँ पर देखो ना, ये आपके लिए के बीटा है, तो अगर आप इसके लिए एनर्जी गैप के लिए बात करते हो, तो इसकी एनर्जी गैप कितनी आती है, 12.09 अप्रॉक्स, इतनी आती है आपके पास। ठीक है, आती है ना। और अगर आप ये बात करो, तो ये आपके लिए के बीटा है, सॉरी के अल्फा है, और इसका एनर्जी गैप आपके पास कितना होता है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, ऐसा ही होता है ना, 10.2 इलेक्ट्रॉन। आप देखो इसका एनर्जी गैप कम है कि नहीं। ठीक है, अगर इसका एनर्जी गैप कम है तो इसका वैल्यू ज्यादा होगा ना, ये। ठीक है, बेसिकली ये यही है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये आपको ग्राफ देख करके ये पता भी करना आना चाहिए कि के अल्फा के बीटा कौन सा कौन है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करने के लिए बोल दिया, ठीक है, तो ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स रेज के लिए ग्राफ होता है। और आई थिंक आप के अल्फा के बीटा के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों मैंने उसको के अल्फा बोला और क्यों मैंने इसको के बीटा बोला। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक चीज और देखो, ये जो लैम्डा मिनिमम निकल कर, या फिर यहीं यहीं पर आप देख लो, इट इज द लैम्डा मिनिमम। ठीक है, ये तो कंटीन्यूअस एक्सरेज ही है ना, ये तो आपके पास कंटीन्यूअस एक्सरेज का ही ग्राफ है। बेसिकली इस ग्राफ में एक करेक्टरिस्टिक्स देखी गई। ठीक है, ये तो आपके लिए कंटीन्यूअस एक्सरेज ही वही ग्राफ है। ठीक है, बस करेक्टरिस्टिक्स के लिए मैंने अलग से इसको बना दिया है। ठीक है, इट इज ए कंटीन्यूअस एक्सरेज ही है। अब यहाँ पर देखो, आपके पास जो लैम्डा मिनिमम है, लैम्डा मिनिमम लेफ्ट शिफ्ट करेगा कि राइट शिफ्ट करेगा, ठीक है, ये डिपेंड करेगा वोल्टेज डिफरेंस पे, है ना, ये डिपेंड करेगा आपके पास वोल्टेज डिफरेंस पे, कि किस पे आप अपने एक्सरेज को प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो लैम्डा मिनिमम बेसिकली उस पे डिपेंड करने वाला है। ठीक है, कि लेफ्ट शिफ्ट करेगा कि राइट शिफ्ट करेगा, दैट्स इट। ठीक है, तो बस याद रखना है कि लैम्डा मिनिमम लेफ्ट शिफ्ट करेगा, राइट शिफ्ट करेगा। ठीक है, इट इज डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज डिफरेंस।
ठीक है, इट इज डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज डिफरेंस। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देखो, अब ये आपके लिए है, आपको बताना है के अल्फा कौन सा है और एल अल्फा कौन सा है। ठीक है, के अल्फा कौन सा है और एल अल्फा कौन सा है। तो यहाँ से आपको जो समझ में आ रहा है कि लैम्डा टू इज ग्रेटर देन लैम्डा वन। तो अगर लैम्डा टू इज ग्रेटर देन लैम्डा वन है, ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहली बात आप यहाँ पर देखो, आपको के अल्फा और एल अल्फा के लिए बात करना है। तो के अल्फा के लिए तो एनर्जी गैप ये है, ठीक है, और अगर आप एल अल्फा के लिए बात करोगे तो एल अल्फा ये रहा, ठीक है, इट इज द एल अल्फा, और इसका एनर्जी अगर आपको याद हो तो ये होता है 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया क्या कि डेल्टा ई के अल्फा जो है, ठीक है, डेल्टा ई के अल्फा जो है इट इज ग्रेटर देन डेल्टा ई एल अल्फा। अगर ये समझ में आ गया तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, ठीक है, कि अगर इसका एनर्जी ज्यादा है तो इसका वेवलेंथ कम होगा ना, इसका मतलब ये आपके लिए के अल्फा होने वाला है और ये आपके लिए होने वाला है एल अल्फा। ठीक है, दैट्स इट। वन आपको किसको रिप्रेजेंट करेगा, के अल्फा को, और टू किसको रिप्रेजेंट करेगा, एल अल्फा। हाँ, ठीक है, तो ये आपको देख करके समझ में आना चाहिए, ठीक है, कि अगर आपको पूछ लिया तो वो आप बता लो, ठीक है, क्योंकि इस टाइप की कौन सी एक्सरेज है इसी करेक्टरिस्टिक्स में। ठीक है, आई थिंक इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा और आप एक कर भी लोगे। ठीक है, अब देखो, दैट इज द, इसमें ये दैट इज द मोजले लॉ। ठीक है, कुछ नहीं, बस आपको एक ग्राफ याद रखना है और कुछ नहीं। ठीक है, कि ये ग्राफ यहाँ पर आपको याद रखना है कि इट इज द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन अंडर रूट ऑफ म्यू, मतलब इट इज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एंड एटॉमिक नंबर जेड। ठीक है, इट इज अ ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन द अंडर रूट ऑफ म्यू एंड एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ये जो ग्राफ आता है इट इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये आपके लिए जो ग्राफ आता है इट इज द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो बस आपको ये ग्राफ याद रखना है और कुछ नहीं। ठीक है, और यहाँ पर एक इक्वेशन होती है कि अंडर रूट में आपके लिए जो म्यू होता है इट इज द इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। ठीक है, ए इंटू जेड माइनस बी। ठीक है, ये आपके पास एक रिलेशन होता है, एक सिंपल सा इक्वेशन है जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वेयर म्यू इज द फ्रीक्वेंसी, जेड इज द एटॉमिक नंबर, और ए और बी आपके लिए क्या है, ए एंड बी आपके लिए क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, ए और बी आपके लिए क्या है, कांस्टेंट है, और जेड आपके लिए क्या है, इट इज द एटॉमिक नंबर, और म्यू क्या है, इट इज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, म्यू क्या है, इट इज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक लॉ है, दैट इज द मोसले लॉ। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सारे टॉपिक क्या होते हैं, एंड होते हैं। अब हम करते हैं कुछ प्रॉब्लम, ठीक है, एक्सरेज पर जो कि बेस्ड है। ठीक है, जैसे आपके पास ये देखो, इट इज द फर्स्ट एग्जांपल, इट इज बेस्ड ऑन मोसले लॉ। ठीक है, ये क्या कर रहा है कि यूज मोसले लॉ, ठीक है, विद बी इक्वल टू वन उसने आपको दे रखा है, ठीक है, टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ऑफ द के अल्फा एक्सरेज, ठीक है, आप एल ए, ठीक है, लेंथ, ठीक है, ये तो एलिमेंट का नाम है, और इसका एटॉमिक नंबर भी उसने आपको दे रखा है, दैट इज द 57। ठीक है, ये द फ्रीक्वेंसी ऑफ द के अल्फा एक्सरेज फॉर द कॉपर इज नोन। अच्छा, ये नोन है, और इसके फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको क्या करना है, बात करना है। तो सिंपली कुछ नहीं, अगर आप यहाँ पर यूज करो अंडर रूट में एफ, मतलब म्यू इज द फ्रीक्वेंसी, तो म्यू लिखो, एफ लिखो, इट इज द रिप्रेजेंटेशन। ये आपका ये हो गया ए इंटू जेड माइनस बी, और यहाँ पर बी की वैल्यू आपको कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ क्या कि जो आपके पास एफ होगा, एफ आपके पास होगा ए स्क्वायर और इंटू का जेड माइनस बी का स्क्वायर, या फिर बी की वैल्यू अगर आप 1 सब्स्टिट्यूट भी कर दो तो ये हो जाएगा जेड माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर बात करो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एल ए आपको कैलकुलेट करना है, और कॉपर के लिए फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, ठीक है, और ये आपके किसके बराबर हो जाने वाला है, ये हो जाएगा 57 - 1 का स्क्वायर, और डिवाइड बाई आपके पास कितना हो जाएगा, 29 - 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से लेके आपके पास जो इसकी फ्रीक्वेंसी निकल करके आ जाने वाली है, दैट इज द 56 और डिवाइड बाई 28। ठीक है, इसका स्क्वायर, और इनटू कितना हो गया, तो 1.88, और इनटू 10 टू पावर कितना हो गया, 18। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया 2, ये हो गया 4, तो 4 का मतलब ये हो गया 32, 32 और 3 कितना हो गया, 5, और 4 और 3 कितना हो गया, 7, तो ये हो गया 7.52, और इंटू 10 टू पावर 18। ठीक है, तो सिंपली इसी पर प्रॉब्लम आपके पास आते हैं मोसले लॉ पे। ठीक है, जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अब देखना कुछ प्रॉब्लम जो कि आपके पास एक्स रेज पर बेस्ड है।
ठीक है, जैसे देखना फर्स्ट एग्जांपल। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स-रे स्पेक्ट्रा, ठीक है, ऑफ सम एटम सुपर इम्पोज्ड ऑफ द कंटीन्यूअस एक्स-रे स्पेक्ट्रा, तो ये तो भाई हम बात कर ही लिए कि इट इज द के अल्फा एंड इट इज द के बीटा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है कि P रिप्रेजेंट द के अल्फा, Q रिप्रेजेंट द के बीटा, Q एंड P रिप्रेजेंट के अल्फा एंड के बीटा रिस्पेक्टिवली। Q के अल्फा एंड P के बीटा, बिल्कुल ऑप्शन सी इज द राइट। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अच्छा अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे आपके पास ये। ठीक है, तो देखो ये एग्जांपल क्या बोल रहा है, कह रहा है कि के अल्फा एक्स-रेज इमिशन लाइन टंगस्टन अकर्स इतना द एनर्जी डिफरेंस। ठीक है, तो अगर ये के से एल लेवल में है ना, तो और वेवलेंथ इतना है। ठीक है, और आपको एनर्जी गैप के बारे में बात करनी है तो बहुत सिंपल है। तो सिंपली आप क्या करो, डेल्टा ई इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, डेल्टा ई इक्वल टू आपके लिए कितना हो जाएगा, एक्स सी बाई लैम्डा। यहाँ पर जब हमने कंटिन्यूअस एक्सरे के बारे में बात की थी ना, तो ये लैम्डा मिनिमम तो आप निकाल ही सकते हो ना कि लैम्डा मिनिमम कितना होगा। ठीक है, लैम्डा मिनिमम के बारे में अगर मैं बात करूं तो लैम्डा मिनिमम कितना होगा, तो मैंने अभी बोला कि लैम्डा मिनिमम लेफ्ट शिफ्ट करेगा राइट शिफ्ट करेगा, ये डिपेंड करेगा पोटेंशियल पे। ठीक है, तो अगर आपके पास, अगर आप यहाँ पर लैम्डा मिनिमम के लिए बात करोगे तो लैम्डा मिनिमम आपके लिए निकल जाने वाला है बेसिकली आपको एंगस्ट्रॉम में चाहे नैनोमीटर में, चाहे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कि क्वेश्चन कैसे आपसे पूछा है एंगस्ट्रॉम में नैनोमीटर में। ठीक है, अगर मैं ये लिख दूं डिवाइड में यहाँ पर क्या लिख दूं वी। ठीक है, जो कि आपके पास वोल्ट है। ठीक है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैथोड एंड एनोड, मतलब फिलामेंट एंड द एनोड। ठीक है, और ये और यहाँ से आपके पास ये जो लैम्डा मिनिमम है किसमें निकल कर आ जाने वाला है, एंगस्ट्रॉम में निकल करके आ जाना। ठीक है, तो अगर आपसे कभी ये लैम्डा मिनिमम के भी बारे में बात हुई तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि आपके पास पोटेंशियल आपने कितना लगा रखा है, दैट्स इट, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये लैम्डा मिनिमम कितना आएगा आपके पास। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि लैम्डा मिनिमम लेफ्ट शिफ्ट करेगा राइट शिफ्ट करेगा, इट डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ तो डेल्टा एच सी बाई लैम्डा से आप निकाल सकते हो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन के एल एंड लेवल। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो समझना, मैंने ऐसा क्यों बोला कि ये आप सीधे निकाल सकते हो, क्योंकि ये जो आपके पास वेवलेंथ दे रखा है ये के अल्फा है ना। अगर ये के अल्फा है तो एन इक्वल टू वन, मतलब ये आपके पास के है। ठीक है, और ये एन इक्वल टू टू। ठीक है, के अल्फा का मतलब ही यही है कि ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ हुआ हुआ है, और ये आपके पास एल है। तो इसलिए मैंने बोला कि इसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ निकल करके आई है 0.021 नैनोमीटर, ये तो के और एल के बीच की एनर्जी गैप ही है ना। ठीक है, तो डेल्टा इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा से ये जो डेल्टा ई निकलेगा, इट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द के एंड एल। ठीक है, तो यहाँ सिंपली आपके पास डेल्टा ई कितना निकल करके आ जाने वाला है, वेवलेंथ आपका नैनोमीटर में, तो आप इसको रखो 1240। ठीक है, और डिवाइड में कितना हो जाएगा 0.021, और इतना क्या होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हो 1240, तो ठीक है, यहाँ से 123 ये हो जाएगा 21 और इंटू 10⁻³ ठीक है, तो यहाँ से आपके लिए ये कितना हो जाने वाला है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर जो भी आपके पास आ जाए, ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसको आप देख लेना कितना आने वाला है। ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ये कह रहा है द पेनिट्रेशन पावर ऑफ द एक्सरेज इंक्रीज। पेनिट्रेशन पावर ऑफ द एक्सरेज इंक्रीज करने का मतलब इट इज द क्वांटिटी कंट्रोल। क्वांटिटी कंट्रोल मतलब पोटेंशियल बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा ना। सिंपल सी बात है, इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी उसकी एनर्जी तो बढ़ेगी ना। अगर आप पोटेंशियल बढ़ा रहे हो तो एनर्जी बढ़ रही है ना एक्सरेज की, तभी तो वो ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, उसकी पेनिट्रेशन पावर बढ़ रही है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज इन इट्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी सिंपल। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स वन में थियरिटिकल क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से हर एक चीज पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखना नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है, तो देखो ये क्या बोल रहा है कि द वेवलेंथ ऑफ द के अल्फा लाइन फॉर एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 57 इज अल्फा। ठीक है, तो व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द के अल्फा लाइन फॉर द एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 29। ठीक है, तो अभी आप देखो, अभी आपने पढ़ा है कि जो आपके पास फ्रिक्वेंसी होती है अंडर द रूट ऑफ म्यू, वो आपके पास होती है ए इंटू जेड माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखो तो मैं ये लिख सकता हूँ कि जो फ्रिक्वेंसी होगी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस बी का होल स्क्वायर। ए तो आपके पास कांस्टेंट है, तो म्यू को आप क्या लिख सकते हो, द फ्रिक्वेंसी इज बेसिकली सी बाई लैम्डा। ठीक है, तो सी बाई लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, सी बाई लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप के अल्फा लाइन के लिए बात करोगे ना, फॉर द के अल्फा लाइन,
तो की अल्फा के लिए आपके पास जो बी होता है, बी की वैल्यू आपके पास 1 होती है, आप इसको याद रखना। ठीक है, बी की वैल्यू अगर आपके पास 1 हो गई तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपके पास हो गया z-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आपके पास ये हो गया लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन जेड माइनस, मतलब इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z-1 का होल स्क्वायर, तो आप यहाँ से देखो, जब आप बात करोगे लैम्डा ऑफ एटॉमिक नंबर 57 और डिवाइड बाई 29, तो ये आपके पास हो जाने वाला है इट इज द 28-1 और डिवाइड बाई 57-1 का होल स्क्वायर। सॉरी, इट इज अ 29, नॉट 28, इट इज अ 29। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखो तो लैम्डा 57 आपको अल्फा दे रखा है। ठीक है, और एटॉमिक नंबर 29 के लिए वो बात कर रहा है, तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा 28 और डिवाइड बाई 56 ना, तो ये आपके पास हो गया 2, तो ये आपके पास हो गया अल्फा और डिवाइड बाई लैम्डा 29 और इक्वल हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास लैम्डा ऑफ एटॉमिक नंबर 29 कितना निकल करके आ जाएगा 4 अल्फा, मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो एक्स रेज है ये भी क्या होता है, एंड होता है। ठीक है, बस इतने वैराइटीज ऑफ प्रॉब्लम बनते हैं। ठीक है, बस इसमें थोड़ा बहुत वैल्यू चेंज हो सकती है, दैट्स इट। ठीक है,